हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब सेकंड वीडियो हम बनाते हैं संविधान का। जो पहला वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, वायसराय तक हम पहुंच गए थे और चलते हैं आगे। सेकंड वीडियो में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या हुआ, कैसे हमारा संविधान आगे बना। इतिहास पढ़ रहे हैं हम संविधान का। तो आया इसके बाद जो हमारा एक्ट आया वो है 1861 का हमारा एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसमें बहुत सारी खास बातें थी, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई। वो चीज़ें जो हैं हमको समझनी है और उनको रिवाइज करना है, जिससे वो हमको याद रहें और हमारे जो क्वेश्चन आए हम उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो देखिए, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। तो भाई गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद था, याद रखिए, वही जो परिषद थी उसमें अब जो है कुछ भारतीयों को भी शामिल करने के प्लान बन गया। ठीक, उसके अलावा जो वायसराय है, कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित। अब कुछ भारतीयों को वो चाहते थे कि भारत वाले कुछ लोग यहाँ पे आ जाएं। अब ये याद रखना, आपकी 1861 के एक्ट में हुआ था कि भारतीयों को शामिल किया गया था परिषद में, लेकिन एज ए गैर सरकारी पर्सन, यानी कि आप सरकार में नहीं रहोगे, बस देखोगे पर कुछ बोल नहीं पाओगे। ठीक है। 1862 में इसी पे कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को मनोनीत किया था इस वाले में, कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है, याद रखना। अब आम नागरिक उठा के नहीं रख लेते थे, वो जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं को रखते थे। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ जो है कैनिंग ने किया, ये याद रखना। विभागीय प्रणाली का मतलब ये है कि अब विभाग बांट दिए गए कि ये काम ये इस विभाग को सौंप दो, ये इस विभाग को, और उसका एक हेड बना दो, उसमें कुछ लोगों को रख दो। ये सब जो है कैनिंग का दिया उदाहरण। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश देने का अधिकार मिला। ऑर्डिनेंस जिसको हम बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस होता है ना 6 महीने के लिए। ये अध्यादेश देने का जो अधिकार है ये गवर्नर जनरल को दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश के थ्रू अगर बिल पास नहीं भी हुआ तो भी गवर्नर जनरल चाहे तो अपनी मर्जी से कानून चालू करवा सकते हैं, जैसा अभी भी होता है। अध्यादेश से बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ये अपना पाकिस्तान वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद पंजाब, ये वाले एरिया की विधान परिषद को स्थापित करने की शक्ति अब गवर्नर जनरल के पास शक्ति थी कि वो, अब ये गवर्नर जनरल हालांकि यहाँ से नहीं कहना चाहिए, यहाँ से हमको कहना चाहिए वायसराय। तो वायसराय के पास ये शक्ति थी कि वो विधान परिषद वहाँ पे स्थापित करे। उसके बाद कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना। अब जो कानून बन रहे थे उनमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, 1857 का एक्ट भी आया, उसके बाद ये 61 वाला आ गया। तो उसमें ये हुआ कि यार भारतीयों को अगर हम शामिल नहीं करेंगे तो विद्रोह फिर से होगा। तो भारतीयों को शामिल कर लो तो लोगों को ये लगेगा कि जो कानून बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का भी हाथ है, तो जो है विद्रोह जो है कम हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं 1873 का अधिनियम 1873। यह उपबंध की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। अब देखिए पूरा का पूरा कंट्रोल किसके ऊपर आ गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। तो अब उनने बोला कि अब ये जो कंपनी है इसका काम तो है नहीं, कंपनी के सारे लोग क्या काम कर रहे हैं, अब ये शासन देख रहे हैं, तो इनको कंपनी को ख़त्म कर देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। ठीक है। कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो कंपनी कब से कब तक रही? 1600 में बनी और 1884 में जाके 1 जनवरी को ही ख़त्म हो गई। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो फिर आता है इसके बाद एक अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक फैक्ट आएगा, साम्राज्ञी घोषित किया गया। जब अब ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको साम्राज्ञी घोषित किया गया भारत का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम पढ़ेंगे अभी। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, अब देखिए इसमें भारतीयों को तो शामिल किया गया है लेकिन गैर सरकारी। ठीक है। 5वां सदस्य कौन था वो हमने बात करी थी, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, आपको याद होगा। 6वां सदस्य जोड़ दिया गया। अब ये परिषद में 6 लोग हो गए। लोक निर्माण विभाग, PWD आज जिसको बोलते हैं। ठीक है। लोक निर्माण विभाग जो है उसका जो है एक पर्सन जोड़ दिया गया कि ये जो लोक निर्माण, सड़कें अड़के जो भी सब बनेंगी वो सब देखेगा। ठीक है। 6वां सदस्य स्पेशली उसके लिए।
और 28 अप्रैल 1876, ये डेट तो ऐसे रटो कि बिल्कुल याद रहे। 28 अप्रैल 1876, इस दिन महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अब ये ध्यान देना कि 1857 में क्रांति हुई, 1858 में एक्ट आया, तो इस पे मत लगा देना आंसर कि 1858 से ब्रिटिश क्राउन में पहुंच गए थे ये पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा रानी ही बन गई। नहीं, रानी औपचारिक रूप से जो यहाँ की साम्राज्ञी बनी वो बनी 28 अप्रैल 1876 को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष तो अभी हुआ ही नहीं। अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि जो हम क्या करें कि कुछ लोगों को चुन दें या कुछ को नॉमिनेट कर दें, वो लोग किसी को चुनेंगे। जैसे अपने यहाँ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया, तो वो लोकसभा के जो सदस्य हो गए, जो सांसद हो गए, वो चुन लेते हैं। ठीक, तो वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। डायरेक्टली जब हम लोग चुनते हैं जनता, तो वो प्रत्यक्ष होता है। राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कार्यकारिणी, ये जो मंत्रिमंडल था, जो एग्जीक्यूटिव था, उससे प्रश्न पूछने का अधिकार अब दे दिया गया। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे, बजट पे बहस करने का अधिकार कौन से अधिनियम ने दिया, या कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति कौन से अधिनियम दी, अप्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम से शुरू हुआ। तैयार रहना। अब आ जाता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या किया गया? पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व। रट लीजिए 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, याद रखना। मार्ले उस टाइम पे सचिव होते थे और लॉर्ड मिंटो जो होते थे उस टाइम पे वायसराय थे। तो याद रखना पहली बार। अब यहां से सांप्रदायिकता शुरू हो रही है। कैसे शुरू हो रही कि अब उनको अलग कर दिया जा रहा कि भाई मुस्लिम को जो है आप अलग से प्रतिनिधित्व दे रहे हो, यानी कि जो मुस्लिम सदस्य जो खड़े होंगे उनका चुनाव मुस्लिम मतदाता। अब भाई मुस्लिम जो सदस्य है उसको केवल मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं, बाकी नॉन मुस्लिम नहीं देंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो एक सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी। ठीक, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, यानी कि संप्रदाय को इन्होंने बांट दिया। अभी तो हिंदू मुस्लिम बटे हैं, अभी आगे देखते चलिए, फिर पूना समझौता वगैरह होगा, आगे सब देखेंगे हम। दलितों को भी अलग किया जा रहा था धीरे धीरे। ठीक, वही फूट डालो शासन करो वाली कहानी थी। और फूट तो पड़ी जाती है हमारे इंडियंस में। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद, ये देखो, डिबेट करने के लिए किसको? केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को भी अब ये मौका मिल गया है। और सार्वजनिक हित के जो प्रस्ताव हैं, पूरक प्रश्न हम पढ़ेंगे आगे चल के, मत देने का अधिकार, ये सब जो है अभी जो चलता रहता अपने यहाँ की बजट होता, कोई भी बजट हुआ उसके क्वेश्चन होते हैं, उस पर कटौती प्रस्ताव होता है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, सब पढ़ेंगे आगे चल के, इनके टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो ये सब जो अधिकार है ये भारत शासन अधिनियम जो कि 1909 है उसमें दिया गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्ति। अब देखिए, जो भारत का जो सचिव था, याद करना हमने पढ़ा था, और एक गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी, उसमें भारतीयों की नियुक्ति अब होने लगी थी। अब इस टाइम पे लॉर्ड मार्ले जो राज्य सचिव थे, यही इसका भी एक परिषद था। लॉर्ड मिंटो ये वायसराय, इनका अलग परिषद था। इनमें भी अब भारतीयों की नियुक्ति यहाँ से करने लगे थे। कुल मिला के भारतीयों को अब शामिल करने लगे थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य अगर कोई पहुंचा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये बने थे विधि सदस्य, यानी कि कानून वाला काम ये देखते थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। ठीक, फिर उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, इन जमींदार, इन सब के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर दिया गया कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन अलग देखेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग, विश्वविद्यालय अलग, वहाँ से अलग चुनाव होंगे, जमींदारी का अलग होगा, सब कुछ अलग कर दिया इन्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं और 1919 का भारत शासन अधिनियम समझते हैं, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। अब आपके लिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, आपको क्वेश्चन करते रहना है साथ में। कोई भी बुक ले लीजिए, लूसेंट की और एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो भी ले लीजिए आप, या फिर जो पुराने पेपर्स हैं MPPSC के सॉल्व्ड वो ले लीजिए, और क्वेश्चन करते रहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसका कोई फ़ायदा मिल भी रहा कि नहीं।
तो पुराने पेपर उठाइए और आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमारी थोड़ी सी डिले चल रही है टाइमिंग की कमी की वजह से, जल्दी ही शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और टाइम पे आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम चाह रहे हैं कि जो सिलेबस है वो इतना अच्छे से कंप्लीट हो जाए कि आपको कोई कमी ना रह जाए, तो जब वो करे रहोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको बनेगा। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज मैं बनाऊंगा वो तो मज़ेदार रहेगी, आप देखना। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो आप तब तक क्या करें, पुराने जो क्वेश्चन हैं जो बुक में है या फिर पुराना पेपर है जो उसमें है जो दिए हुए हैं करते रहिए, साथ साथ सॉल्व करते चलिए। और एक और चीज़, एक आध सब्जेक्ट जो है आप अपने से अभी अभी लेते चलिएगा, जैसे कि विविध तो मैं करवाऊँगा, और वैसे तो मैं करवा लूँगा सारे सब्जेक्ट, लेकिन हाँ जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, सभी लोगों को से मेरा मतलब रिक्वेस्ट मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, आप प्रतियोगिता दर्पण पिछला 1 साल का इकट्ठा करिए, ईयरली वाला नहीं, 1 साल का जो महीने वाला आता है। ठीक है, 1 साल का इकट्ठा कर लीजिए, नहीं हो तो डाउनलोड कर दीजिए, नेट पे मिल जाता है, सर्च करिएगा प्रतियोगिता दर्पण PDF मिल जाएगा। उसका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है हर महीने का कंप्लीट करिए, प्लस रोजगार निर्माण इसका वाला पार्ट जो है आप कवर करेंगे। हमको टाइम मिलेगा तो हम बिल्कुल रोजगार निर्माण के करंट अफेयर्स करेंगे ही, और प्रतियोगिता दर्पण भी करेंगे, लेकिन चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं रहती हैं, मैं इसीलिए आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ खुद से करते रहें, जिससे एंड टाइम पे कहीं अगर सिलेबस की कमी, टाइम की कमी पड़ती है तो हमारा करंट अफेयर्स तैयार हो। ठीक है, चलिए, ये रोजगार निर्माण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कोई और करे चाहे ना करें, लेकिन रोजगार निर्माण जरूर और ज़रूर करें, उसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी ज़रूर करें। ठीक, को हमको टाइम मिलेगा तो हम उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, तैयारी अपने को इतनी अच्छे से करनी है कि मज़ा आ जाए। ठीक है, चलिए, केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, अब 2 सदन हो गए। अब जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, निम्न सदन अपना लोकसभा हो गया, उच्च सदन हमारा राज्यसभा हो गया, वैसे ही यहाँ पे 2 सदन बनाए गए, एक बनाया गया राज्य परिषद और एक बनाएगी केंद्रीय विधानसभा। जो राज्य परिषद हुआ, अब ये राज्य परिषद यानी उच्च सदन, जैसे कि कौन, ये उच्च परिषद था, केंद्रीय विधानसभा यहाँ की निम्न परिषद थी। तो राज्य परिषद जो है वो 60 सदस्य थे भाई, उसमें 34 निर्वाचित होते थे, 26 मनोनीत होते थे, और इनका 5 साल का कार्यकाल। इतना थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि जो राज्य परिषद बनाई गई उसमें 60 सदस्य होते थे, 34 को निर्वाचन किया जाता था, 26 मनोनीत होते थे। मनोनीत कौन करेगा, वायसराय। ठीक है, और 5 साल का कार्यकाल होता था इनका। जो केंद्रीय विधानसभा है, ठीक है, इसमें 144 सदस्य थे, 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत, ये 3 वर्ष के लिए होता था, याद रखना। ठीक है, इसके बाद यहां पे और क्या हुआ, हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन हो गया। प्रांत में, केंद्र में तो 2 सदन हो गए और प्रांत में द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन क्या है कि 2 पार्ट में बांट दिया गया इसको। कैसा, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित या अंतरित विषय। मतलब ये है आरक्षित यानी रिजर्व्ड वाले जो विषय हैं उनमें मतलब डिसाइड कर लिए कि ये वाले जो काम हैं ये रिजर्व हैं, ये ऐसे होंगे, और ये अनरिजर्व्ड हैं, ये ऐसे होंगे। तो रिजर्व वाला कौन देखेगा, गवर्नर एवं कार्यकारी परिषद। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आरक्षित वाले। उसके अलावा जो कम इंपॉर्टेंट है वो विधान परिषद देखेगी, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री देखेंगे, और इसमें भी गवर्नर जनरल का रोल रहेगा, यानी कि वायसराय का रोल रहेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल यानी वायसराय और कार्यकारी परिषद केवल और केवल आरक्षित देखेगी। ठीक, 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रखना। प्रांत मतलब प्रदेश के अंदर द्वैध चल रहा है, केंद्र में द्वैध शुरू में ही चल गया था। ठीक, याद रखना। चलिए, ये विधान परिषद के ये जो मंत्री इसमें इंडियन भी आ गए थे, तो इनको कम वाले काम दिए गए थे, अच्छे वाले काम खुद रखे थे उन्हें। अब अगर पूछ लिया जाए एक और फैक्ट कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है इसका जनक कौन है, तो लियोनास कार्टियस, रट लीजिए। इसके बाद अगर बात करें, दोनों के जो अधिकार हैं वो समान कर दिए गए। बजट पर, यानी ये जो हैं दोनों, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, इन दोनों के अधिकार जो हैं वो समान थे। इनमें बजट पर स्वीकृत केवल निचला सदन, जैसा कि अभी भी होता है लोकसभा, हालांकि बजट पे नहीं होता। वित्त विधेयक जो होता है अपना, उसमें केवल लोकसभा होती है, राज्यसभा को बस 14 दिन के लिए दे दिया जाता है बस। ठीक है, बजट नहीं रोक सकता राज्यसभा।
पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, रट लीजिए रट लीजिए, पहली बार वोट कब मिला? 1919 का भारत शासन अधिनियम। हालांकि कुछ शर्तों पे सारी महिलाओं को नहीं दे दिया गया, कुछ महिलाओं को। ठीक है। भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी कि कैग की शुरुआत सही मायने में की जाए तो यहीं से हुई 1919 के एक्ट से। और ये कौन करेगा? भारत का जो सचिव होगा। अभी तो फिलहाल ये आईएएस रैंक के अधिकारी बनते हैं। ठीक। भारत में लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ठीक है, ये सब यहीं से बने। ठीक। जो सबकी एक इच्छा होती है आईएएस बनने की, वो सब यहीं से तो शुरू हुआ। कार्यकारिणी परिषद के 6 में से 3 भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। अब जो कार्यकारिणी परिषद होगी 6 की तो ही थी, उनमें से एटलीस्ट 3, मतलब 3 तो चाहिए ही चाहिए भारतीय, लेकिन कमांडर इन चीफ भारत का नहीं होगा, ये याद रखना। ये इन्होंने व्यवस्था करी थी। उसके बाद इसमें एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया। ठीक। 10 वर्ष बाद जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। हर 10 वर्ष में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था कि जो काम चल रहा, कैसा चल रहा, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। उसके अलावा सांप्रदायिक आधार पे जो सिख हैं, ईसाई हैं, आंग्ल भारतीय का मतलब है जो इंग्लैंड के लोग आके यहाँ पे बस गए थे, यानी कि ब्रिटिश लोग जो आके यहाँ पे बस गए थे और यहीं पे पले बढ़े तो वो आंग्ल भारतीय हो गए, और यूरोपियन, इन सब के लिए अलग अलग सब निर्वाचनों की पूरी व्यवस्था कर दी थी। तो ये सब अलग हो गए, सिख अलग हो गए, ईसाई अलग हो गए, आंग्ल भारतीय अलग हो गए, यूरोपीय अलग हो गए, सब एकदम अलग हो गए। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1919 का एक्ट वो है जहां केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक। अब आ जाते हैं एक ऐसे एक्ट पे जो भारत के संविधान की जान है। ठीक है, हम वही पढ़ते आ रहे हैं धीरे धीरे कि भारतीय संविधान कैसे बना। तो उसमें जो मील का पत्थर जो बोलते हैं वो ये है, भारत शासन अधिनियम 1935। ये एक तरह का संविधान ही था अंग्रेजों का। भारत ने अपना बनाया तो उसमें कुछ चेंज किए, क्योंकि देखिए जब इनने बनाया होगा उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से बनाया, भारत ने बनाया तो अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके कंडीशन पे बनाए, तो पर बहुत कुछ यहीं से आया। ठीक। इसमें 321 अनुच्छेद हैं, रट लो, और 10 अनुसूचियां हैं। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। अब मजे की बात आपको बताता हूं। हाँ, 321 अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियां हैं, और लगभग 290 के आसपास जो अनुच्छेद हैं इससे डायरेक्टली लिए गए, या 245, अभी देखेंगे हम आगे चल के। अखिल भारतीय संघ जो इसमें बनाया गया, अखिल भारतीय संघ क्या है कि एक भारत का एक संघ के रूप में रहेगा, यानी कि संघ का मतलब ये है यूनियन, यानी कि 10 लोग अलग अलग हो गए, उन 10 लोगों को अलग अलग इकट्ठा करके मैं एक हेड बना दूंगा, तो वो संघ है, अखिल भारतीय संघ। अब इसमें क्या करें, 11 ब्रिटिश प्रांत हो गए, 6 चीफ कमिश्नर हो गए, और देसी रियासतों को मिलाया गया जो स्वेच्छा से शामिल, यानी कि एक संघ बनाया गया। पूरे के पूरे 11 के ब्रिटिश प्रांत उठा लिए गए, 6 की चीफ कमिश्नर वाला एरिया उठा लिया गया, और जो देसी रियासतें जिनमें अभी भी राजा थे, अब ये याद रखना यहाँ पे कि पूरे देश में अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेजों ने राजाओं को जीत तो लिया था, लेकिन बोला था शासन तुम करोगे, टैक्स हमको दोगे। ठीक है, तो इस वजह से देसी जो रियासतें थी वहाँ अभी भी राजा थे, हालांकि नाम मात्र के, केवल प्रशासन देखते थे, लेकिन थे। तो देसी और एक मजे की बात आपको और बताऊं कि देसी रियासतों के विरुद्ध कभी विद्रोह नहीं हुआ। जो विद्रोह हुआ वहां ये इनमें हुआ, इनमें जहां ब्रिटिश थे, पूरे इंडिया में केवल इतने में विद्रोह होता था। खैर इस पे बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर आपको ज़्यादा सुनना है तो मेरा एक वीडियो है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट नंबर 1, ये है यूट्यूब पे, और उस पर इतनी गाली पड़ी है मुझे, तो अब कुछ बोलने से भी आदमी डरता है। चलिए, प्रांतों को शामिल होना यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक। देशी रियासतें सम्मिलित नहीं हुई इसमें। अब मजे की बात ये रही कि जो देशी रियासतें हैं उनने बोला कि नहीं यार, अपन को संघ में नहीं शामिल करो, हम अकेले ही सुखी हैं, तो अपन को टैक्स देते रहेंगे, आपको हमको रहने दो ऐसे ही। ठीक। इस वजह से जारी ही नहीं हो पाया। तो ये जो संघ बनाने का, जो अखिल भारतीय संघ बनाने की योजना थी, ये पूरी तरह से हो गई फेल।
इसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि जो द्वैध शासन खत्म कर दिया, हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, 1935 के एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। इसमें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार इनको दिए गए। सब स्वायत्त हैं, अपनी मर्जी से जैसा चाहे करें, लेकिन कंट्रोल अभी भी ब्रिटिश का रहेगा। अब देखिए, प्रांतीय में तो खत्म किया द्वैध, तो दिमाग लगाया, प्रांत में खत्म कर दिए, तो एक काम करते हैं केंद्र में लगा दो। केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो गया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ जो आज भी अपने संविधान में चलता है। एक संघ सूची बनाई गई, एक प्रांतीय सूची बनाई गई, एक समवर्ती सूची बनाई गई। अभी भी है ये, हम अभी आगे पढ़ेंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर जो भी है विषय, उसमें संघ कानून बनाएगा, उसका मैनेज करेगा पूरा काम। प्रांतीय सूची के अंदर जितने हैं वो पूरा राज्य देखेगा, और समवर्ती होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो दोनों देखते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में अगर केंद्र ने कोई कानून बना दिया तो वही मानना पड़ेगा, राज्य कमजोर पड़ जाता है वहाँ। उसके अलावा अवशिष्ट विधायी शक्ति जो है, इसके अलावा जो शक्तियाँ हैं, अब भाई इन तीनों में कोई विषय नहीं हुआ, मान लीजिए टोटल विषय जो भी रहे हों, उसमें से एक दो रह गए कि यार ये वाला तो किसी में नहीं आता, तो जब ये किसी में नहीं आता तो ये वायसराय के अंडर में है। ठीक, चलिए, ब्रिटिश संसद यहाँ सर्वोच्च थी। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, रट लीजिए, भारत परिषद खत्म ही कर दी गई। इस जो 1935 का एक्ट था, इसमें प्रस्तावना नहीं थी, और ये प्रस्तावना आगे चल के बहुत परेशान भी करेगी। अभी हम संविधान जब भारत का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत केस हुए हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है कि नहीं है। ये अभी बहुत केस हुए हैं, हम पढ़ेंगे गोलकनाथ वाला केस, उसके बाद बेरूबारी वाला केस, केशवानंद भारती वाला केस पढ़ेंगे, तो उनमें आपको क्लियर होगा। तो प्रस्तावना यहाँ थी ही नहीं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रस्तावना थी ही नहीं। बर्मा को अलग कर दिया गया 1935 के एक्ट के तहत, जो म्यांमार था भारत से अलग कर दिया गया। रिजर्व बैंक, ये 1935 में बना था, रट लीजिए। ये भी एक प्राइवेट बैंक ही था, हालांकि बाद में इसको गवर्नमेंट अधिग्रहित कर ली थी। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, केंद्रीय बैंक की। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, ये तो बढ़ा ही रहे थे इस चीज़ को। इसके अलावा संघीय न्यायालय बनाया गया। संघीय न्यायालय मतलब केंद्र का न्यायालय। ठीक, तो इसका जो अधिकार था वो अधिकार क्षेत्र प्रांतों में भी था और रियासतों में, यानी कि ये जो फैसला देगा वो पूरे प्रांतों में भी माना जाएगा और पूरी रियासतों में भी माना जाएगा। जैसा कि आज अपना सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसने फैसला दे दिया, ये अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे इनको। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि अगला कोई डिसीजन जब भी होगा, कोई भी ऐसा केस आएगा, तो सबसे पहले जो इसी तरह के केस में पुराने डिसीजन आए हैं उनको देखा जाएगा। तो जो जज बैठता है ना, वो पहले स्टडी करता है कि ऐसा कोई केस पहले कभी आया था क्या, उसमें क्या डिसीजन दिया गया, उनको पूरा रिसर्च करके फिर उसके बाद डिसीजन देता, और जल्दी उस डिसीजन को पलटता नहीं है। बहुत रेयर केस होते हैं कि डिसीजन पलट जाए, और वो पलटने के लिए अकेले नहीं पलटता, कम से कम 10 की 12 की 15 की बेंच बैठती है। ठीक, तो ये जो संघीय न्यायालय बनाया गया, इसमें मुख्य न्यायाधीश एक रहा और 2 अन्य न्यायाधीश रहे। अभी कौन सी व्यवस्था चलती है अपनी, 30+1, 30 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और अंतिम शक्ति जो है प्रिवी काउंसिल लंदन, लास्ट पावर तो इसी को रहेगी। ठीक, प्रिवी काउंसिल कहते थे। तो ये वाली चीज़ें हो गई। 1935 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अब आ जाते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित कर दिया और 18 जुलाई 1947, 14 दिन बाद स्वीकृत हो गया। अब भारत को कर दो आजाद। इसमें 20 धाराएं थी। 2 अधिराज्यों की स्थापना की बात हुई कि भाई अब 2 पार्ट में बटेगा, एक जो भारत में रहना चाहते हैं, एक जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। सबको अपनी इच्छा है, जहां जिसको जाना है जाओ ऐस के साथ। ठीक, सत्ता का उत्तरदायित्व तो संविधान सभा, तो दोनों की संविधान सभाएं बनी चुकी थी। तो भारत की संविधान सभा भारत का शासन संभालेगी और पाकिस्तान की जो संविधान सभा है वो। तो ये संविधान सभा थी, ये अंतरिम संसद की तरह भी काम करी है। मतलब क्या, इंटरिम संसद का मतलब ये है कि चुनाव तो हुए नहीं कि संसद बन जाए, तो यही लोग जो हैं
ये वैसे चुनाव हुए थे इनडायरेक्ट वाले, बहुत कम लोगों के, जो बड़े बड़े जागीरदार थे वो लोग वोट किए थे, तो चुनाव तो हुआ था, तभी तो ये संविधान सभा में आए थे। तो वही लोगों को संसद का दे दिया कि तुम ही लोग संसद में हो। दोनों का एक एक गवर्नर जनरल होगा और नियुक्त जो है मंत्रिमंडल की सलाह से होगी। तो एक गवर्नर जनरल उधर बनेगा, एक इधर। उधर तो जिन्ना जी बने, लेकिन भारत में चूंकि संविधान का बड़ा अच्छा सिस्टम हो चुका था, तो उन्होंने बोला कि पीएम बनेगा अपने यहाँ। वहाँ गवर्नर जनरल की बात हुई नहीं, वहाँ जिन्ना जो है गवर्नर जनरल बने थे, पीएम नहीं बने थे, याद रखना। ठीक, जब तक संविधान, तो क्या पाकिस्तान ने पूरा का पूरा ब्रिटेन का जो बोला वो फॉलो कर लिया। भारत ने कहीं ना कहीं, कुछ ज्ञानी लोग हो गए थे उस टाइम तक भारत में, गांधी जी जैसे लोग और बहुत सारे अम्बेडकर जैसे लोग, तो ये ज्ञानी हो गए थे। तो इनको समझ में आया था कि पूरा पूरा अगर हम फॉलो करेंगे तो निपट जाएंगे, तो कुछ ना कुछ चेंज करना जरूरी है। तो जब तक संविधान नहीं, तो संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य, यानी कि यही संविधान सभा संसद के रूप में, विधानमंडल के रूप में बिल पास करने का काम यही करेंगे। भारत मंत्री के पद जो है समाप्त कर दिए गए, और इसके बाद जब तक नया संविधान चालू नहीं हो जाता 1935 वाला एक्ट चलता रहेगा। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है अपने यहाँ। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत, अब ब्रिटेन हमारा अधिकारी नहीं रहा। ठीक, लेकिन एक चीज आपको मैं अभी भी बता दूं, 1947 में हम आज़ाद तो हुए, लेकिन असली आज़ादी हमको मिली 26 जनवरी 1950। इस दिन हम पूरी तरह से आज़ाद हुए। ठीक है, कभी ऐसा अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जो हमारा पद स्वीकृत हो गया राष्ट्रपति का, अब 1947 से लेकर 1950 तक हमारा हेड कौन होगा? हेड थी ब्रिटेन की साम्राज्ञी। ठीक, अब 1950 से हमारा जो हेड होगा वो हमारा राष्ट्रपति होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, चलिए, बाकी इंटरिम तो वो कुछ भी बनाए रहे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा था, हम पूरी तरह से सोवरेन, जिसको हम बोलते हैं सोवरेन, हम हुए 1950 में। उसके पहले 1935 का एक्ट चल रहा था। भारत या पाक किसी में भी शामिल होने की आज़ादी थी। असम का एक सिलहट करके जिला है, वो पाकिस्तान में चला गया था, एक ही जिला है, वो बोला भाई हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, हम ना मानेंगे, बाद में हालांकि मना लिया गया। ठीक, ये सब हो गया 47 का एक्ट। तो कुल मिला के हिस्ट्री हो गई खत्म इसकी। अब आ जाते हैं कि बनना कैसे शुरू हुआ। देखो, संविधान के एक स्टेज तक हम पहुंच गए, संविधान की मांग हुई, अब संविधान बनाने का अधिकार तुमको दे दिया गया, तो अब तुमने किया क्या, अब वो समझते हैं। संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था 1924 में, याद रखना। सबसे पहले स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू जी वाली, उनने बोला था 1924 में कि भाई अब संविधान जरूरी है यार अपने लिए, भाई बहुत जरूरी है। ठीक, कुल सदस्य 389 निश्चित थे। कहाँ कहाँ से? 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नर से और 93 देसी रियासतों से। ठीक है, याद रखना। इन 389 में से फाइनली चुनाव किसके लिए हुआ? 296 के लिए। 10 लाख की आबादी पे एक सीट बनाई गई थी। 296 जगह की, यानी इंटू 10 लाख कर लो, इतनी हमारी जनसंख्या रही होगी, तो उतनी आबादी पे एक सीट बनाई गई थी। और ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा ये सब हुआ। ठीक, और कांग्रेस, अब रट लो, कांग्रेस की सीट आई 208, लीग की आई 73, अन्य की आई, यहाँ भी अभी लीग शामिल है। ये लीग बाद में अलग होगी, हमने पढ़ा हुआ है कब अलग होती है। ठीक है, कांग्रेस का है 208, लीग के आए 73, अन्य आए 15। तो ये जो 208 वाले हैं ये मेन भूमिका निभाएंगे पूरा संविधान बनने में। पहली जो बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली काउंसिल के चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। रट लीजिए, नई दिल्ली काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया पहली बैठक का। बाद में हालांकि आए वो लोग, पर उन्हें बहिष्कार किया, बोला कि ये जो है हिंदुओं के लिए पूरा हो रहा है, हमारे लिए नहीं है, हमको चाहिए, हमको रिजर्वेशन चाहिए, और ऐसा वैसा करके, तो उस वजह से उन्हें बहिष्कार कर दिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया उस टाइम पे। उसके बाद में धीरे धीरे फिर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया, ठीक, अध्यक्ष। इसका जो गठन हुआ वो हुआ जुलाई 1946 में। ये ओके,
चलिए, हाँ, इसमें जो सदस्य रहे ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। चलिए, ये एक्चुअली में ऐसा है कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें ये लोग थे, कौन कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। इन्होंने इसका गठन किया था जुलाई 1946 में। इनकी संस्तुतियों पे, यानी कि इनने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, याद रखना। यहाँ पे चाहे आप लिख लेना कि कैबिनेट मिशन की जो अपनी संस्तुतियाँ थीं उसके आधार पर ये सब हुआ था। अब आगे अगर बात करें तो हैदराबाद के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद ने तो बहुत नाटक भी किया था बाद में, ठीक। अगर आपके पास टाइम हो कभी तो आप एक सीरियल आया था एबीपी न्यूज का, उसमें था प्रधानमंत्री करके, उसको जरूर देख लेना कभी टाइम मिले तो, ठीक है। इस टाइम पे कुछ समितियां बनाई गई थीं, उनके जो प्रमुख अध्यक्ष हैं और उनको हम समझते हैं। जो संचालन समिति बनाई गई थी वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। संचालन समिति, ये समितियां इतनी इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। संघी वाली जो चीज़ें हैं, संघी संविधान समिति और संघ शक्ति समिति नेहरू जी के पास थी। संघ मतलब नेहरू और प्रांत मतलब वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। संघ मतलब नेहरू और प्रांत मतलब वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक की समिति परामर्श वाली, ये पटेल के पास थी। प्रांतीय संविधान, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श वाली, ठीक। क्योंकि मौलिक अधिकार की उप समिति भी आएगी, अभी थोड़ी देर रुक लीजिए। प्रारूप समिति जो बनाई, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी जो उनका मेन काम था, किस चीज़ को लेना है, किस चीज़ को छोड़ना है, बहस के बाद उन सबको इकट्ठा करना है। एक नाम और आप याद रखना, BN राव, RAU है शायद, राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। ये कौन थे? ये एक न्यायाधीश थे जो कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे भी काम किए हुए थे। इनको बनाया गया कि खाका तैयार करो, जो प्रारूप तैयार करो बेसिक। तो इन्होंने पूरे दुनिया के संविधानों को पढ़ा और उसके बाद एक संविधान का प्रारूप बनाया, पूरा रॉ मटेरियल से एक काम की चीज़ निकाल के सबसे यहाँ पे बनाया कि हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। उसके बाद चर्चा होना शुरू हुई। इस नाम को कभी मत भूलना, क्योंकि यही वो पर्सन है जो कि हर दुनिया के संविधान को, अब कोई डिजिटली तो अवेलेबल संविधान सबका था नहीं, तो बहुत सारे रिकॉर्ड पढ़ने पड़े इनको। पूरे देश के संविधान को पढ़ा, जिससे जो जो काम की चीज़ मिली उनको उठाया और बना दिया ये, ठीक है। बेनिगल नरसिम्हा राव, याद रखना। इसके अलावा राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, राष्ट्रध्वज वाली, याद रखना। और संचालन समिति तो थी। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार की समिति तो थी किसके पास? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उप समिति जो बनाई गई वो कृपलानी जी के पास थी, और अल्पसंख्यक वाली उप समिति जो बनाई मुखर्जी जी के पास थी, और दोनों की जो समिति थी पटेल जी के पास थी। इसमें ब्रिटिश प्रांत के 296 लोग थे, उसमें 213 जनरल, 79 मुसलमान, 4 सिख, 33 ST और 15 महिलाएं। इनके नाम देखो, इनके नाम देखेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि पूछे जाते हैं संविधान सभा की जो महिला सदस्य हैं वो कौन कौन थीं। इनके नाम याद रखना, क्वेश्चन बनेंगे। अम्मू स्वामीनाथन जी, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, इनका नाम सुना होगा आपने, कमला चौधरी, मैडम लीला रे, इनका नाम सुना होगा आपने, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू सुना होगा आपने, राजकुमारी अमृत कौर भी सुना होगा, सुचेता कृपलानी भी सुना होगा, विजया लक्ष्मी पंडित भी सुने होंगे। याद रखना 15 लोग थे महिलाओं में, इंपॉर्टेंट है, और 33 ST थे, याद रखना। इसकी जो कार्यवाही है वो 13 दिसंबर 1946 को दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुई। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? नेहरू जी ने। उद्देश्य प्रस्ताव का यहाँ पे मतलब ये था कि भाई हम बना क्या रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है बनाने का। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने दिया 13 दिसंबर 1946, वहां से शुरुआत हुई। श्री गणेश हुआ भाई।
इसके अलावा एक चीज़ याद रखना, 11 दिसंबर 1946 वो दिन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष बने। इससे पहले अगर आप बात करो तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया था। ठीक है, चलिए, वो सबसे बुजुर्ग थे उस टाइम पे तो उनको बना दिया गया था। ये है बी एन राव। प्रारूप तैयार किए इन्होंने। विचार विमर्श के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई। अब देखिए, प्रारूप समिति बनाने का मतलब क्या था कि जो बेनेगल नरसिम्हा राव ले आए वो चीज़ क्या हमारे परिप्रेक्ष्य में, देखिए अब देखिए, किसी एक पर्सन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। वो लेके तो आ गए पूरा, लेकिन अब देखिए काफ़ी लोग इसकी बुराई करते हैं भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट है। तो अगर आप ऐसा बोलते हो तो या तो आपने पढ़ा नहीं है या आपका स्क्रू ढीला है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली चीज़ पे अगर आते हैं कि पढ़े नहीं हैं, तो देखिए कॉपी पेस्ट किस कंडीशन को कहते हैं कि एक बार आपने देखा, अच्छा लगा, उठा के बस रख लिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला जो काम किया था वो किया था बेनेगल नरसिम्हा राव ने। उनने क्या किया, पूरे दुनिया के संविधान पढ़े, उसमें जो काम का लगा उसको कॉपी पेस्ट किया। अब ये सीधा सीधा कॉपी पेस्ट नहीं कहलाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कितने दुनिया के संविधान, और कोई एक अच्छा लग जाता सीधे ही कॉपी पेस्ट कर लेते ना, क्यों थोड़ा थोड़ा इधर उधर से किए। कहीं ना कहीं आपने उस पर रिसर्च करी होगी कि भाई ये अपने लिए ठीक है, ये नहीं है तो इसको हटाओ, ये काम का चीज़ है ये यहाँ, और इतने सारे बुक पढ़ के उनसे एक्सट्रैक्ट करके उनको और काम की चीज़ निकालना, वो कॉपी पेस्ट नहीं कहलाता। ठीक है, दूसरी बात, अब जो बेनेगल नरसिम्हा राव ले आया उसके बाद सीधे सीधे नहीं आ गया अपने संविधान में, उसके बाद प्रारूप समिति बनी। ठीक, अब उस पर डिस्कशन हुए, 2 साल 11 महीने जो लगे हैं ना, इसमें पूरे टाइम तो हालांकि काम नहीं हुआ, पर जितनी भी बैठकें हुई हम पढ़ेंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, तो ये जो वाचन हुए इसमें क्या हुआ, डिस्कशन होता था, पूरा चलता था कि चलो आर्टिकल नंबर 1 में ये है, चलो तो क्या क्या करें। अब उन्होंने पढ़ के सुनाया, अब उसको दूसरे बंदे को बोला, अब बताओ आपको क्या ऑब्जेक्शन लगता है इसमें, क्या ये सही है, क्या इसमें चेंज करना चाहिए कि इसको हटा ही देना चाहिए। तो उसको वही किया गया। सब लोगों ने जब पारित किया, जितने लोग बैठे थे कि हाँ इसको पारित किया जाए, तब वो क्लियर हुआ। जिनने बोला रोक दिया जाए उसको हटा दिया गया, और जिनने बोला सुधार किया जाए उसमें सुधार किया गया। तो ये एकदम से कॉपी पेस्ट नहीं है, इसलिए ऐसा कहना आप बंद करें। चलिए, जो इसके अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर अंबेडकर जी। टोटल 7 लोग थे, रट लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तो अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा फाइनल जो है, देखिए बेनेगल नरसिम्हा राव तो ले आए रॉ मटेरियल, उसको जो फाइनल रूप दिया वो इन लोगों का काम था। उनमें भी ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि बाकी लोग जो है इन्होंने कार्य के प्रति ऐसा कहते हैं कि प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। कुछ लोग तो एक्सपायर हो गए, कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो काम किया बीमार होते हुए भी इस पर्सन ने किया है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो गई। दूसरे जो थे डॉक्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये इंपॉर्टेंट है नाम। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। इसके पहले थे बी.एल. मित्रा जी। तो बी.एल. मित्रा जी क्या हुआ, उनके स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्हें त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद उनको बोला यार ये फालतू का क्या नाटक चल रहा है, हट गए वो। ठीक है, तो एन माधव राव जी आ गए उनकी जगह, और डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हुई बाद में, तो कृष्णामाचारी जी आ गए। ठीक है, ये 7 लोग थे। टोटल 9 लोग हुए, लेकिन 7 सदस्य थे। 3 जून 1947 को बंटवारा का घोषणा हो गई, और मतलब इसकी बंटवारा हो गया ना अपना, इसका संविधान सभा की। अब जो बचे अपने में, ये रट लो पहले, तो 3 जून को ये मुस्लिम लीग वाले अलग हो गए। कुल बचे 324, उसमें 235 ब्रिटिश वाले हो गए और 89 देसी राज्य वाले हो गए। इतने थे अपने संविधान सभा में। और आगे चलते हैं, एक और आगे चीज बात करें अगर, तो कैबिनेट मिशन जो 1945 वाला था, उसके प्रस्ताव पे एक अंतरिम मंत्रिमंडल बन गया था। वो मंत्रिमंडल का हम काम देख लेते हैं पहले, किसने क्या काम किया। तो नेहरू जी को काम दिया गया था कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल, ये सब काम जो है जवाहरलाल नेहरू देखेंगे।
पटेल जी गृह विभाग, देखिए ये जो काम है अंतरिम मंत्रिमंडल, ये एक तरह से एक पूरा का पूरा सरकार ही थी, ठीक है। जब तक बोले थे कि नई सरकार नहीं बन जाएगी तब तक यही रहेंगे। 47 के चुनाव, ठीक है, वो चुनाव तो 51 में उसके बाद संविधान बनने के बाद, उसके पहले यही काम करते थे। ये मतलब चुनाव के पहले की बात है। अंतरिम मंत्रिमंडल, वल्लभ भाई पटेल जी थे, गृह सूचना प्रसारण गृह, इनको बाद में भी मिला। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। राजगोपालाचारी, ये बहुत पूछे गए हैं। भाभा जी भी थे, कार्य खनन एवं, ये दूसरे भाभा हैं, है ना, वो होमी जहांगीर भाभा थे, ये दूसरे भाभा हैं। राजेंद्र प्रसाद, ये पूछे जाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति बने थे आगे चल के। ये तो इम्पॉर्टेंट है नाम, क्योंकि एकमात्र लड़की हैं यहाँ पे, एक महिला हैं। आसफ अली, ये बने, आई थिंक अरुणा आसफ अली नहीं है, ये दूसरे आसफ अली हैं। ये आसफ अली है, रेलवे के बने। जगजीवन राम श्रम, ये अरुणा आसफ अली नहीं है, ये दूसरे आसफ अली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दें, जो आसफ अली का जो कन्फ्यूजन है वो ऐसा है कि इनकी एक वाइफ थी, उनका नाम था अरुणा आसफ अली, जो कि 1942 में फेमस हुई थी। वो ग्वालियर टैंक जो कि बॉम्बे में था, उसमें इन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराया था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। अरुणा आसफ अली वो इनकी वाइफ थी। ये आसफ अली थे, ये एक लॉयर थे, ठीक है, याद रखना। जगजीवन राव जो है श्रम विभाग देखते थे। अब इस मंत्रिमंडल में, चूंकि अभी ये बात कब की है, 26 अक्टूबर 1946, तो मुस्लिम लीग भी शामिल था। अभी इनका अलग हुआ नहीं है, ये तो 3 जून 1947 में जाके अलग हो गए। इसके पहले जो थे 1946 में, ये भी थे। तो ये पर्सन भी थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री बने चुंदरीगर, संचार मंत्री बने नश्तर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जोगेंद्रनाथ मंडल विधि और स्वास्थ्य, गजानतर अली खां। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे 14 नाम, लेकिन ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो ये इन 5 में से। अब आते हैं स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल बना 1947 में। ये तो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था। फिर जब स्वतंत्र होने के बाद फिर इसमें चेंजेस हुए। क्यों चेंज हुए? क्योंकि मुस्लिम लीग चला गया। अब मुस्लिम लीग चला जाएगा तो अलग ही हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद जो बना, ये कब तक चलेगा? जब तक पहला चुनाव नहीं हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक वाला पूरा काम, ठीक है, रिसर्च वाला। पटेल जी गृह सूचना प्रसारण राज्य के मामले, ठीक। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद जी के बहुत बार पूछे जाते हैं मंत्रालय, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि रटाई लो। शिक्षा विभाग अबुल कलाम आज़ाद, ये हैं एक मुस्लिम ही, लेकिन ये कांग्रेस के साथ थे। जॉन मथाई रेलवे परिवहन, ये रेलवे बजट वगैरह में काफ़ी फेमस है। अंबेडकर जी विधि तो फेमस है ही है, ठीक है। उसके बाद जगजीवन राम पहले भी श्रम थे, अभी भी बलदेव सिंह पहले भी रक्षा थे, अभी भी अमृत कौर महिला नाम अगर आया तो इम्पोर्टेंट हो गया। वही CH भाभा वाणिज्य वाला, किदवई को संचार दे दिया गया। षणमुगम चट्टी वित्त विभाग, बजट पेश करने वाले पहले थे ना, षणमुगम चट्टी हैं ये, सेट्टी कहीं पे लिखा जाता है, कहीं चट्टी लिखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूछे जाते हैं, ये अभी जब से ये अपनी बीजेपी की सरकार आई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत इन्होंने ऊपर उठाया है। इनका नाम बहुत सारी योजनाओं में आता है। VN गॉडगिल फार्मूला पढ़ेंगे जब हम योजना आयोग पढ़ेंगे, तो कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं इसका वाचन कैसा क्या हुआ। वाचन का मतलब यह है डिस्कशन। वही मैं बोल रहा था कि 4 से 9 नवंबर 1948 के बीच पहला डिस्कशन हुआ। वो जो प्रारूप बना हुआ आया था, अंबेडकर जी लोगों ने जो बनाया, पूरा बना दिया, फाइनल ड्राफ्टिंग कर दी, ये ऐसा है। अब इस पे वाचन करो, डिस्कशन करो कि किस चीज़ को जोड़ा जाए, किस चीज़ को हटाया जाए, कैसा क्या किया जाए। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ये बहुत लंबा चला। मेन डिस्कशन यही था। तीसरा तो फाइनल था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और इसमें 284 सदस्यों ने साइन करे हैं। रट लीजिए एकदम। इसमें लगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 114 दिन की बहस रही, बस 114 दिन ही काम हुआ है। इतने पैसे खर्च हुए, उस टाइम के पैसे थे। इसके बाद उस टाइम जब लागू बना 26 नवंबर 1949 को, 284 लोगों ने साइन, 22 भाग बने, 395 अनुच्छेद बने, 8 अनुसूचियां बनी। अब जो हैं
22 भाग 395 ये कहने के लिए ये हो चुके हैं लगभग 445, ठीक है, क्योंकि काखा गाखा के फॉर्म में बनते जा रहे हैं तो ओनली 395, लेकिन काखा गा करके 445 हैं। ये तो अनुसूची यही है और ये भाग हो गए, भाग तो अभी भी बदल गए हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कुल 15 अनुच्छेद को प्रवर्तित कर दिया, मतलब क्या, इस दिन से 15 अनुच्छेद चालू, क्यों, क्योंकि वो कंपलसरी थे, बहुत सारी चीज़ें उनमें काम की थी। उसके बाद बाकी को रोक लिया गया 26 जनवरी के लिए, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 इस दिन घोषणा कर दी गई थी पूर्ण स्वराज्य की कि हम अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये 26 जनवरी का जो डेट है, उनने बोला था हम स्वतंत्रता मना लिए थे उस दिन, तो ये बोला गया था हर बार 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता मनाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, आज़ादी कब मिल गई, 15 अगस्त को। तो अब क्या करें, तो 26 जनवरी को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दें, तो वो यहाँ पे संविधान पे दे दिया गया, ठीक है। लेट कर दिए, नवंबर से जनवरी 2 महीने शिफ्ट कर दिए। 26 जनवरी ये तो बात कर ही चुके हैं, संविधान सभा बनी 26 जुलाई 1947, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस दिन पाकिस्तान के लिए अलग बन गई। अंतिम बैठक जो हुई 24 जनवरी 1950, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। 1951-52 में चुनाव, तो ये जब भी पूछे तो वैसे 1951 लिख देना चुनाव का, एक बार एमपीपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन, चुनाव पहली बार कब हुए, ये चीज़ हो गई। इसके बाद संविधान से रिलेटेड, कैलीग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जानते हैं। अब कुछ चीज़ें जो आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए संविधान के बारे में, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में संविधान लिखा। जो संविधान अभी अपन को दिखता नहीं है वो तो म्यूजियम में हुआ है, अपनी जो संसद भवन है वहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसकी इमेज गूगल में देख लेना, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इमेज कैसे दिखती है। दो तीन नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आचार्य नंदलाल बोस जी, इनकी शक्ल कुछ ऐसी है, ये वाले हैं आचार्य नंदलाल बोस जी। ये कौन है, ये कैलीग्राफिस्ट ही हैं, ये डेकोरेट करते हैं चीज़ों को, पेंटिंग में बहुत फेमस थे। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे उनके शिष्य हैं ये, अवनींद्रनाथ टैगोर के नंदलाल बोस जी, और इन्होंने बहुत काम किया, इनको तो बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं, भारत रत्न भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। और ये जो थे हेड थे उस ग्रुप के, जो कि इनके और इनके शिष्यों ने मिलके पूरी की पूरी पेंटिंग का काम किया था, जो कि इसमें हमारे संविधान में डेकोरेशन जिसको बोलते हैं, डेकोरेट किया था पूरे को। और एक और पर्सन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये वो पर्सन हैं जिनने एक्चुअली में लिखा है, ये नाम लिख लेना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इनने लिखा है अपने हाथों से, कैलीग्राफी करते हैं। कैलीग्राफी वो चीज़ होती है जो बड़ी सुंदर डिजाइन, ये देखिए ये कैलीग्राफी कहलाती है। इतना शानदार कि यार पेंटिंग, वो जो प्रिंटिंग सिस्टम वो भी शर्मा जाए, इतना अच्छे से लिखते हैं। आप इसको, मैं इसको, ये थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं पा रहा है, अदरवाइज आप देख सकते हैं कितना शानदार लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं कैलीग्राफी करना, ठीक है। ये हाथ से लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक। ये रायजादा जी का है, ये दोनों नाम आप बड़े अच्छे से याद रखना। लिखने वाला पूरा काम रायजादा जी का है, उसके बाद जो पेंटिंग करने, डेकोरेट करने का, ये देखिए ये पूरा जो डेकोरेशन हुआ, ये अंदर लिखा गया है, ये किसने लिखा है, रायजादा ने। और ये जो पेंटिंग दिख रही है डेकोरेटेड पूरी, ये ऐसी कोई प्रिंट नहीं हुई है, ये हाथ से बनाई गई है। ये बनाने का काम किसका है, ये नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने मिलकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, इनको कभी मत भूलना, इनसे क्वेश्चन मिलेंगे आप। इसके बाद 26 नवंबर 1949 इंग्लिश में लिखा गया था, याद रखना। उसके बाद उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, इसीलिए जब हिंदी में जब आप एक्ट पढ़ते हो तो कई बार आपको समझ में नहीं आते क्या बोल दिया, इसलिए समझ में नहीं आते क्योंकि वो ट्रांसलेट किए गए हैं, तो टर्म्स जो हैं बहुत क्लिष्ट हो गए हैं इंग्लिश से हिंदी होने में। तो ये एक डेट और याद रखना, 24 जनवरी 1950, इस दिन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जितने सदस्य थे उनने साइन किया है, एक प्रति हिंदी की एक प्रति इंग्लिश की, तो दोनों लैंग्वेज में एक साथ जो है अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। हालांकि 26 नवंबर को ही बहुत सारे 15 अनुच्छेद तो लग गए थे, लेकिन फाइनल जो हुआ वो 26 जनवरी 1950
उस दिन ऐसा किया गया। ये याद रखना, और ये 26 क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। और मुझे लगता है ये चीज़ें अभी तक हमारी क्लियर हैं, और आगे का जो है अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।